बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं जाबिर शाह और आप देख रहे हैं K2 चैनल और प्रोग्राम है बलोचिस्तान डायरी। तो नाजरीन, जैसे कि आपके लिए में है कि जिस देश में लुट जाए फकीरों की कमाई, उस देश के हाकिम से कुछ भूल हुई है। तो जहां पर उन दिनों आपने देख लिया कि हमारे यहाँ पे जो सरकारी मुलाजिमीन थे उनको पकड़ दकड़, और दूसरी जानिब वज़ीर आला बलोचिस्तान और सूबाई हुकूमत की जानिब से जो बजट पेश हुआ, यकीनन वहाँ पे असम्बली के अंदर कहा जाता है कि जी वो आवाम दोस्त बजट था, लेकिन दूसरी जानिब मैं ये कहूँगा कि वो अपोजिशन दोस्त बजट है, क्योंकि अपोजिशन वालों से मैंने इस सिलसिले में काफ़ी राब्ते की, उन्होंने कोई राब्ता नहीं किया और ना उन्होंने मिलने के लिए हामी भरी। तो नाजरीन, गुज़िश्ता दिनों फिर रैलियाँ निकली सरकारी मुलाजिमीन की, उसमें पकड़ दकड़ हुई और उनके जो आला कायदीन थे उनको मत जेल ले जाया गया और गिरफ्तार कर लिए गए। अब मैं यहाँ पे जहाँ पे खड़ा हूँ, ख़वातीन जमा हो चुकी है, जिसमें टीचर्स भी है, हेल्थ रिलेटेड भी है और दूसरे इदारे उनसे भी रिलेटेड सरकारी मुलाजिमीन। तो इनसे बात करते हैं कि इनके मसाइल क्या हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मैडम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैडम, क्या कहेंगी, गुज़िश्ता दिनों बजट भी पेश हुआ और फिर उसके बाद जो है सरकारी मुलाजिमीन ने भी हड़तालें शुरू की, क्या कहेंगे इस हवाले से? सर, ये तो सारी सिचुएशन आप लोगों के सामने है कि हमारे मुलाजमीन के साथ और हमारे कायदीन के साथ कितना जुल्म किया जा रहा है। हमें वफाक के बराबर तनख्वाहें दी जाएं, हमने कोई ऐसी नाजायज़ बात नहीं की। एक पुरअमन रैली और एहतजाज जो हमने किया, उसमें हमारे कायदीन को इन्होंने जेलों में डाला और आंसू गैस और तशद्दुद का निशाना बनाया हमारे कायदीन को, जिसकी रिहाई के लिए हम आज यहाँ सारे इकट्ठे हुए हैं। और इसके साथ साथ अपना मकसद हमारा वही है कि हमें हुकूमत से अपने हकूक़ चाहिए। हम कोई नाजायज़ बात नहीं कर रहे। जब वफाक वो तनख्वाह ले रही है तो हम भी वही तनख्वाह लेंगे। और खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो खुद ख्याल जिसको अपनी हालत के बदलने का। बलूचिस्तान में हम सोना भी रखते हैं, कोयला भी रखते हैं, तांबा भी रखते हैं और भी काफ़ी सारे मादनियात है, फिर दरबदरी क्यों है? दरबदरी की वजह यह है कि हमारे यहाँ जो बजट पेश किया जाता है या हमारे यहाँ जो निज़ाम है, सरकारी निज़ाम, उसमें अमीर को अमीर तर और गरीब को गरीब तर कर दिया जाता है, जिसकी वजह से दहशतगर्दी जन्म लेती है और जिसकी वजह से बगावत जन्म लेती है। और बगावत जब जन्म लेती है तो उस इलाके को दहशतगर्दी खुद बहुत घेर लेती है। ठीक है, मैं हमारे साथ एक और मैडम खड़ी है, इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगे? जी, हम अपना जायज़ डिमांड लेकर आए हैं। कुछ दिन पहले भी, जैसा कि आपको पता है, हम जायज़ डिमांड ही लेकर आए थे, लेकिन जब सड़कों पे बाहर निकले हैं तो जिस तरह से हमारे मजलूम साथियों पे लाठीचार्ज किया गया, शेलिंग की गई, औरतों की, समझ ले कबायली इलाका है, उसमें आप ये समझे कि हमारी बेहुरमती ही की गई है। हमने जायज़ डिमांड्स हम लेकर आए थे। हमने सिर्फ ये 2 डिमांड्स रखी थी कि वफाक के तर्ज पे हमें वो अलाउंसेस जो उनको मिल रही है, जो अडॉक अलाउंस उनको मिल रहा है, 30% ज़्यादा मिल रहा है, हमें सिर्फ 5% दिया जा रहा है। तो हमारी ये डिमांड थी कि बलूचिस्तान को भी वही अलाउंसेस दिए जाएँ। उसके बदले में क्या किया, जो हमारे साथी थे, हमारे मजलूम साथी जो आज जेल की चक्की पीस रहे हैं गर्मी में, उनको देखें उनकी हालत कैसी हो रही है। रोज़ हमें खबरें मिलती हैं कि उनको अंधेरे में रखा गया है। तो इस तरह नहीं होता। ये एक आज़ाद मुल्क, जमहूरी मुल्क की ये निशानी नहीं है। हमारी रिवायत में ये चीज़ नहीं है। हमारे सीएम साहब को ये सोचना चाहिए कि जब वो कहते हैं कि हम उनके औलाद हैं, वो ये बात करते हैं कि हम उनके औलाद हैं, लेकिन सौतेला जैसा बर्ताव बलूचिस्तान के साथ कैसे किया जा रहा है, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसीलिए हम वो जायज़ डिमांड्स लेकर हम रोड पे निकले थे, जिसके बदले में हम जेलों के पीछे भी रहे हैं और हम पे शेलिंग भी हुई है और हमारे लोगों को ज़दोकोब भी किया गया है। तो ये चीज़ें हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सिर्फ ये 2 डिमांड्स हम लेकर आए थे और वो भी एक ऐसा प्रोटेस्ट हमने निकाला था, पुरअमन एक रैली थी जिसमें शेलिंग भी की गई, जिसमें हम कबायली लोग हैं। हम अपने आप को कबायली कैसे कह सकते हैं? जब एक औरत पे तशद्दुद किया जाता है, जब वो हॉस्पिटलाइज्ड हो जाती है, हम कबायली कैसे कहला सकते हैं? और जबकि हमारे सीएम साहब भी खुद इसी कबीले के हैं। हमारे कबायली लोगों के साथ इतना पुरतशद्दुद जो इन्होंने किया है, ये बिल्कुल हमें बिल्कुल नाकाबिल मंजूर है। हम ना इस हुकूमत को मानते हैं, ना इनके ये जो हमारे साथ डिप्लोमेसी हो रही है। जब हमें कहा गया कि आप लोगों की डिमांड्स पूरी की गई है, हमने रैली ख़त्म कर दी, जो पुरअमन रैली थी हमारी, हमने ख़त्म कर दी। उसके बाद जब बजट आया तो वो चीज़ वहीं पर थी, हमें दोबारा निकलने पर मजबूर किया गया।
ایسا نہیں ہوتا، جمہوری حکومتوں میں ایسا نہیں ہوتا جیسے یہاں پر ہو رہا ہے۔ ناظرین اس وقت میرے ساتھ ایک اور میڈم کھڑی ہیں، ان سے بات کر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ کیا کہیں گی میڈم؟ دیکھیے ایسا ہے کہ ہم لوگ تو ایک پرامن احتجاج لے کے نکلے تھے، ہمارے ساتھیوں کو ایسے ہی جیل میں اریسٹ کر لینا، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ میں سمپل یہ بات کہوں گی کہ اگر ہمارے جو اسمبلی میں لوگ بیٹھے انہوں نے جو اپنی پے بڑھائی ہے، اگر وہ اس سے دستبردار ہوتے تو ہم غریب ٹیچر بھی اس سے ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے یہ کہ اسمبلی میں بیٹھے والوں کو کیا حق ہے کہ وہ اپنی اس کے مطابق جو اپنی پے جو ہے بڑھاتے جائیں، تو ایسا نہیں ہوگا۔ اگر آپ اپنی پے بڑھی ہوئی سے دستبردار ہوتے تو ہم ٹیچرز بھی اپنے مطالبات جو ہیں ان سے دستبردار ہونے کو تیار ہیں۔ تھینک یو۔ کیا اگر آپ کے مطالبات پورے نہیں ہوئے تو اسی طرح سرکاری دفاتر بند رہیں گے؟ بالکل بند رہیں گے، بالکل بند رہیں گے۔ ہم ٹیچرز تمام گرینڈ الائنس متحد ہیں۔ ٹھیک ہے جی، آتے ہیں یہ ایک اور میڈم ہمارے ساتھ کھڑی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا کہیں گے آج کے حوالے سے؟ سر آج کے حوالے سے یہ کہیں گے کہ یہ ہماری گورنمنٹ کی نااہلی ہے کہ آج ایک معتبر پیشہ جسے مقدس پیشہ نبیوں کا پیشہ مانا جاتا تھا، آج وہ روڈ پہ کھڑا ہے۔ صحیح۔ تو نہیں، بلوچ پشتون روایات بھی ہیں نا بلوچستان میں کہ خواتین کی عزت کی جاتی ہے، تو کہاں ہے؟ سر بالکل عزت نہیں ہے، آپ خود دیکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے اس دن کیا کیا جس دن ہم پرامن احتجاج پہ نکلے تھے، انہوں نے باقاعدہ ہمارے اوپر شیلنگ کی ہے، ہمارے اوپر جو ہے انہوں نے لاٹھی چارج کی ہے۔ آپ کے پاس باقاعدہ ویڈیو موجود ہے جہاں انہوں نے ہمارے ساتھ ایسے برتاؤ کیا جسے ہم دہشت گرد روڈ پر نکل آئیں۔ ٹھیک، تو ابھی اگر یہ ڈیمانڈ آپ لوگوں کے جو ہے یہ پورے نہیں ہوئے تو پھر کیا لائے عمل ہوگا؟ سر یہ ہمارا رائے عمل جو ہے وہ ہمارے انشاءاللہ قائدین تو ہمیں گائیڈ کر رہے ہیں، اور وہ جو ہمیں کہیں گے انشاءاللہ ہم اس پہ ثابت قدم رہیں گے سر، انشاءاللہ۔ تو یہ جو بجٹ پیش ہوا اس سے کتنے آپ خوش ہیں اور کتنے نالاں ہیں؟ سر بجٹ آپ سب کے سامنے ہے۔ سر پہلے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمارے قائدین کو بلا کر کہا کہ بجٹ میں ساری چیزیں ہم جو ہیں آپ کو دیں گے وفاق کی طرز پر، اور سر جب بجٹ آیا تو اس میں 0% بھی وفاق کی طرز پہ کچھ نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد سر انہوں نے کیا کیا، ہمارے قائدین کو بلا کے ٹیبل ٹاک شاک پہ بٹھایا اور وہاں سے ہمارے گرفتار کر لیے۔ ابھی سر آپ اس حکومت سے امید کرتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ آگے کیا کرے گی؟ وہ تو وزیر اعلیٰ بلوچستان اور اس کا کیبنٹ جو ہے وہ تو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم بلوچستان میں بلوچستان کے حقوق جو ہے وہ صحیح معنوں میں ان کے دروازے تک لے جائیں گے۔ سر آپ کو لگتا ہے لے جائیں گے؟ ورنہ یہ ہمارے بلوچ پشتون بیلٹ کیوں روڈوں پر بیٹھے ہوتے؟ یہ اگر ہمارے حقوق کے اتنے پاسدار ہوتے، یہ آج استاذہ کو انہوں نے باہر نکال کے کھڑا کیا ہے، کیا یہ استاذہ کرام کو سوٹ کرتا ہے وہ سڑکوں پہ کھڑے ہوئے؟ صرف ان کی وجہ سے کھڑے ہوں۔ اچھا، آپ نہیں جانتے ہیں کہ یہ وہی لوگ ہیں جب الیکشن کے دنوں میں آپ لوگ پولنگ اسٹیشن میں ڈیوٹیاں بھی کرتی ہیں؟ بالکل سر، یہ وہی لوگ ہیں جو پولنگ اسٹیشن پر ڈیوٹیز کے لیے بلاتے ہیں، پولیو کے قطروں کے لیے بلاتے ہیں، ان کے ادھر حکومت کو لے کے کوئی مسئلے مسائل کھڑے ہو جائیں، کوئی ان کے ایگزامز کنڈکٹ کرنے، صرف یہ ٹیچرز کو بلاتے ہیں۔ اور آج یہ ٹیچرز کے حقوق کے لیے کہتے ہیں کہ ان کو تو ان کے مطابق تنخواہیں مل رہی ہیں، باقاعدہ اسمبلی میں کھڑے ہو کر بولتے ہیں کہ ہم تو ان کو ان کے حق سے زیادہ دے رہے ہیں۔ ذرا یہ بتائیں، ہم 17 گریڈ کے اور 17 گریڈ کا سیکریٹریٹ کا بھی ہے، ہمارے اور اس کے درمیان میں فرق آپ بتائیں کتنا تنخواہوں کا فرق ہے؟ سر وہ ہم سے 50 60 ایون لاکھ ہم سے تنخواہ ان کی زیادہ ہے۔ وہ خزانے والے بکسے پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا۔ ہاں بس سر۔ تو آتے ہیں ناظرین، ایک اور میڈم ہمارے ساتھ کھڑی ہے۔ السلام علیکم میڈم۔ اسی بات میں جی السلام علیکم، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے خیر؟ کیا کہیں گے؟ میں بس اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ یہی جو بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے، یہ اسی اساتذہ کی وجہ سے یہ لوگ بیٹھے ہوئے، آج یہ لوگ کیا کریں، یہ انہی اساتذہ کو ان سڑکوں پہ لے کر آئے اور ہمیں احسان جتا رہے، جیسے ہم لوگوں پہ بہت زیادہ احسان کرے کہ آپ لوگوں کو ہم لوگ اتنا دے رہے اتنا دیتا ہوں، یہ ہمارا حق ہے۔ اور ہمارے جو قائدین انہوں نے بند کیے وہ بہت ناجائز طریقے سے انہوں نے بند کیا، حالانکہ وہ ہم لوگ بہت پرامن طریقے سے اپنا احتجاج کر رہے تھے، تو کس بیس پہ انہوں نے ان کو بند کیا ہے؟ ہم لوگوں کو پورا گورنمنٹ ہمیں یہ حق دیا ہے کہ ہم اپنے حقوق کے لیے بات کریں، تو انہوں نے کس بیس پہ ان لوگوں کو بند کیا ہے؟ ہم لوگوں کے بس یہ ڈیمانڈ ہے کہ ہمارے قائدین کو رہا کیا جائے، ہمیں ہمارے حقوق دیے جائیں، اور ہمیں اپنا حق جو ہے نا وصول کر کے ہی ہم اپنے سکولز میں جو ہے نا جائیں گے واپس۔ تھینک یو۔ ٹھیک ہے ناظرین، اب ایک اور میڈم ہمارے ساتھ کھڑی ہیں، اس کے ساتھ گود میں بچہ بھی ہے اور شدید گرمی ہے، اب اپنے بچے سمیت اس دھوپ میں جو ہے یہاں پر آئی ہوئی ہے اور پروٹیسٹ کر رہی ہے۔ تو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا کہیں گی بچے کے ساتھ آپ آئی ہیں اس دھوپ میں کھڑی ہیں؟ سر کہنا تو بہت کچھ چاہتی ہوں، تو تھینکس آپ لوگوں کا کہ آپ لوگوں نے ہمیں موقع دیا۔
सर ये कि फर्स्ट तो हमारा मुतालबा यही है कि हमारे जो कायदीन जो नाजायज़ गैर कानूनी उनको जो है जेलों में बंद किया है, उनका जो है उनको रिहा करने के लिए हम इधर पहुंचे हुए हैं। दूसरी बात जो हमारा मुतालबा यही है कि वफाक की तरफ पे हमारी सैलरी जो है उनको बढ़ाया जाए, क्योंकि महंगाई सर पे पहुंच गई है, दिन ब दिन महंगाई, टैक्सेस लग रहे हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे जो भी मुतालबात है और हमारे डिपार्टमेंट जो प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, हम चाहते हैं कि वो जो है उनको भी जो है प्राइवेटाइज ना किया जाए, क्योंकि इससे बहुत काफ़ी लोग जो है जॉबलेस हो जाएंगे। क्या कहेंगे मैडम? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूंगी कि आप लोग बैक साइड पे ये जो पुलिस की गाड़ियां आके खड़ी हो रही हैं, इनको भी दिखाएं कि हम खवातीन अगर कहीं जा रहे हैं, गुजर रहे हैं, ये हरासमेंट के लिए हमारे साथ साथ जा रही हैं गाड़ियां, क्या ये हमारी हिफाजत के लिए हैं या हमारी हरासमेंट के लिए हैं? पहले तो मैं ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान, नेशनल ह्यूमन काउंसिल ऑफ पाकिस्तान, उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मुझे ये बताया जाए कि ये यूनिफॉर्म जो इन लोगों को पहनाया गया है, क्योंकि मैं सीएम से मुतालबा करूं वो ये चीज़ नहीं सुनेंगे, वो इस टाइम अपने ताकत के नशे में हैं। मुझे ये बताया जाए इनको ये यूनिफॉर्म हमारी हिफाजत के लिए पहनाया गया है या हमें हरास करने के लिए? यहाँ खड़े होने का इनका मकसद क्या था? हमारे पीछे गलियों में आने का इनका मकसद क्या है? हम यहाँ खड़े होके सिर्फ नाराबाजी भी नहीं कर सकते। ये कौन सा कानून है जो हमें ये इख्तियार नहीं देता? मेरा ही आईने पाकिस्तान मुझे इस चीज़ की इजाज़त देता है कि अपने बुनियादी हकूक़ के लिए मैं अपनी आवाज़ बुलंद करूं। ये कौन सा आप असेंबली में खड़े होके कहते हैं ये मेरे बच्चे हैं, एहतजाज करना इनका हक है, एहतजाज करना मेरा हक है, इकट्ठे होना और अपनी आवाज़ बुलंद करना मेरा हक है। तो उसके लिए मुझे कोई मौका दे दें, मुझे बता दें, प्लेटफॉर्म कोई बता दें कि जिससे हम ये प्रोटेस्ट आप तक पहुंचा सकें। आप और आपकी सिटी एडमिनिस्ट्रेशन जितनी है, डीसी वगैरह, ये सिर्फ हमें हरास करने में लगे हुए हैं। जो जेलों में हैं उनको खाना तक नहीं दिया जा रहा है, उनकी हालत इतनी खराब है। जो घरों में हैं उनको छापे मारे जा रहे हैं। ये कौन से हकूक आप हमें देने की बात कर रहे हैं? एक और मैडम हमारे साथ खड़ी जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर। आपका किस डिपार्टमेंट से ताल्लुक है? एजुकेशन डिपार्टमेंट से हूँ सर। अच्छा, एजुकेशन से। तो ये हमारे मुल्क के मेहमान जो है वो सड़कों पे हैं, क्यों? सर जिसे हमारे मुल्क के मेहमान आज सड़कों पे, और अब आप देख रहे हैं ये सिलसिला हमेशा से चलता रहा है। 2021 अगर जाम कमाल के दौर की मैं बात करूं, उस वक्त भी हम रोडों पे आए थे, मगर उस ने एहतराम हमारा करते हुए हफ्ता 10 दिन हमारी मुतालबात मानकर हमें घरों को रवाना कर दिया था। सेम इसी तरह आपका सिंध और बलूचिस्तान में भी ये चीज़ है, मगर उन्होंने मान ली है। मगर डीठ बन के बैठी है तो बलूचिस्तान हुकूमत बैठी हुई है। अगर हमारे डिमांड स्टार्ट में पूरे हो जाते हैं तो ना लोग सड़कों पे आते, ना यहाँ तक नौबत आती कि जो खवातीन जो घर से स्कूल, स्कूल से घर तक होती हैं, वो आज सड़कों पर मौजूद हैं, जिसको हमें सद अफसोस है। ठीक, तो क्या समझते हैं बलूच पश्तून माशरे में हमारी माए बहनें अगर सड़कों पे है तो कैसे देख रहे हैं ये माहौल कैसे बेहतर होगा? सर ये जो आपने सवाल किया बहुत बेहतरीन है। काश की सवाल जो आपके मुंह से निकला है उन जहनों में भी हो जो इस वक्त ऐवानों में बैठे हुए हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, सारे वहाँ कबायली लोग हैं, पश्तून हैं, आपके बलोच हैं, मगर उनको एक सुई तक नहीं होती कि मतलब इस चीज़ के ऊपर आए कि बलोच और खवातीन पठान खवातीन हम यहाँ रोडों पर आके पहुँचेंगे। माला माल होते हुए बलूचिस्तान सूबा हम तब भी ख्वार और दरपदर हैं, रोडों तक आके पहुँच गए हैं। ये इस हुकूमत की नाअहली का सबसे बड़ा सदबा है। ठीक है नाजरीन, आप देख रहे हैं कि इस वक्त हमारे जो बलूचिस्तान की जितनी भी टीचर्स हैं या हेल्थ से रिलेटेड अफराद हैं, उसमें बिलखसूस अगर ख़वातीन की मैं बात करूं, गुज़िश्ता दिनों इनके जो मर्द हज़रात थे, जो मर्द वो थे मुलाजिमीन थे, उनमें काफ़ी पकड़ दकड़ हुई है। उनको जेल भेजा गया है और वो भी मत जेल भेजा गया है इस शदीद गर्मी में। तो अब ये जो ख़वातीन इस वक्त मैदान में हैं और सड़कों पे निकली और शदीद गर्मी है, तो ये अपने हकूक़ के लिए आए हुए हैं। और दूसरी जानिब हम बोलते हैं कि जी बलोच पश्तून माशरा है, तो बलोच पश्तून माशरे में ख़वातीन की बड़ी इज्जत की जाती है, लेकिन ये हाल है, सड़कों पर है। तो इसी के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
वेलकम बैक नाजरीन, हम मुजाहरे में मौजूद है और हमारी बलूचिस्तान की खवातीन जो है वो सड़कों पे निकली हैं और उनका डिमांड यह है कि इनकी सैलरीज वगैरह जो बढ़ाई जाए और जो मौजूदा जो बलूचिस्तान हुकूमत जो बड़े बजट पेश किया है वो बजट जो है इनको नामंजूर है। और मैं तो कहता हूँ कि ये अपोजिशन को खुश करने के लिए जो बजट पेश किया गया वो आवाम उससे खुश नहीं है, सड़कों पर है और बिलखसूस सरकारी मुलाजिमीन इस वक्त सारे दफातर बंद है। तो एक और मैडम मेरे साथ खड़ी है, इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। मैडम क्या कहेंगी? सर इनिशियली तो मैं शदीद मजम्मत करती हूँ उन गिरफ्तारियों की जिन्होंने हमारे प्रोफेसर्स, हमारे टीचर्स, हमारे असातिज़ा कराम को गिरफ्तार किया। हमारे कातिल सरेआम खुलेआम फिरते रहते हैं, मगर आप हमारे असातिज़ा कराम जो हमारे स्टेट का मेन पिलर होता है, आपने उनको उठा के मत जेल में गिरफ्तार कर दिया है। क्या किस बुनियाद पे कि आप कहते हैं कि इन्होंने मुतालबे किए हैं, इन्होंने मुजाहरे किए हैं, तो क्या आपको अपने मुल्क में और कोई मसला नजर नहीं आता? जमहूरी हुकूमतों में जो है ना ये प्रोटेस्ट करना ये उनका बुनियादी हक है, ये हमारा हक है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। आप इस राइट पे आप हमारे असातिज़ा कराम को जेलों में डाल रहे हैं, आपके कातिल खुलेआम फिर रहे हैं, आप उनको नहीं पकड़ लें, लेकिन आप अपने लिटरेट सोसाइटी को उठा के जेल में डाल रहे हैं। आपकी सोसाइटी इस तरह से कोलैप्स हो जाएगी। गवर्नमेंट शुड बी शेमफुल ऑफ दिस। उनको शर्म आनी चाहिए, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए अपने लिटरेट सोसाइटी के साथ इस तरह का जुल्म करते हुए। उन पर शेलिंग की है उन्होंने, उन पर लाठीचार्ज किया है। इनिशियली तो उनको सबसे पहले हमारी गवर्नमेंट को अपने टीचर से जिन पर उन्होंने इस तरह से बर्बरियत का मुजाहरा किया है उनसे शदीद माफ़ी मांगनी चाहिए और उनको शर्मिंदा होना चाहिए इस बात पे। थैंक यू वेरी मच सर। एक और मैडम मेरे साथ खड़ी है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे इस हवाले से? जनाब हमारे तो वही मुतालबात हैं कि हमारी तनख्वाहें बढ़ाई जाए और हमारे भाई जो जेल में हैं उनको रिहा किया जाए फौरन से। अगर ये मुतालबे आपके पूरे नहीं हुए फिर क्या करेंगे? भाई हमारी हड़ताल फिर जारी रहेगी। जाहिर है जब आप हमारे मुतालबात पूरे नहीं करोगे, बाकी सारे सूबों के हो गए, तो हमने क्या गुनाह किया? बलूचिस्तान के साथ हमेशा यही सलूक होता है। फिर बोला जाता है कि बलूचिस्तान वाले क्यों इतना ज्यादा रिएक्ट करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात की। और लोगों से भी बात करते हैं, यहाँ पे खड़ी हैं साहब काफी सारी खवातीन से भी बात करते हैं। आई चलते जी। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम। क्या कहेंगी मैडम, इस वक्त हमारी बलूचिस्तान की जो खवातीन है वो सड़कों पे है? ये एक बहुत ही शर्मिंदगी की बात है हमारी हुकूमत के लिए कि बलूचिस्तान में होते हुए, बलूचिस्तान की रिवायात की पामाली करते हुए उन्होंने हमें मजबूर कर दिया है कि हम खवातीन होके अपने बच्चों के साथ जो हैं वो सड़कों के ऊपर आ जाएं। तो क्या कहेंगे, यहाँ पे बलोच पश्तून माशरे में कहा जाता है खवातीन को बड़ी इज्जत दी जाती है। ये खवातीन की इज्जत आज आप खुद भी देख लें कि वो इस हद तक मजबूर कर दी गई हैं कि उनको खुद सड़कों पे आना पड़ा है, और सिर्फ इसकी वजह से कि हमारे जायज़ मुतालबात जब पूरे नहीं हुए और हमारे कायदीन को गैर आइनी तौर पर अरेस्ट किया गया, उन्हें मत जेल यूं मुंतकिल किया गया जैसे वो उस्ताद नहीं कोई बहुत बड़े दहशतगर्द हो। तो नाज़रीन इस वक्त मेरे साथ एक और मैडम खड़ी, इनसे पूछें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगे मैडम, हमारे बलूचिस्तान के रिवायात के मुताबिक खवातीन को बड़ी इज्जत दी जाती है, लेकिन इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि खवातीन सड़कों पर निकली है और शदीद गर्मी में एहतजाज कर रही है, क्यों? इसलिए कि इन्होंने सारे, जबकि वफाक में एक ऐलान हो चुका कि डिस्पैरिटी अलाउंस दिया, जब वो नहीं दिया, जो हमें पहले डिस्पैरिटी अलाउंस दिया वो भी हमें 10% पहले कम दिया गया है, तो इस दफ़ा दे नहीं रहे ना। तो इसलिए हम सब एहतजाज के लिए, क्योंकि इस महंगाई के दौर में हमारी सैलरीज कम है, कुछ महकमों की ज़्यादा है, इसलिए डिस्पैरिटी अलाउंस वफाक में दिया गया है। तो ये जो हमारी हुकूमत है वो नहीं दे रही ना। अब मसला ये है ना कि जो बजट पेश हुआ वो कह रहे कि जी अवाम दोस्त बजट हमने पेश किया। ये अवाम दोस्त है तो आप खुद सोच सकते हैं, माशाल्लाह आप समझदार हैं कि अवाम को सिर्फ 10% दिया जा रहा है जो गवर्नमेंट के मुलाजिम है। क्या 10% महंगाई हुई है? 15% वापस से बैंकों से टैक्स, और टैक्स ही ज्यादा ले रहे हैं। और जहां तक कि सैलरी निकलवाएं उस पर भी टैक्स, हम माचिस खरीदें उस पर भी टैक्स, हम मेडिसिन खरीदें उस पर भी टैक्स, हर चीज पे टैक्स है। तो क्या फिर 10% नहीं काफी नहीं है? इसलिए चंद महकमों में नहीं, बहुत से महकमों में जो इनके चहेते महकमे हैं उनमें ज्यादा दिया गया है। आप कितनी ग्रेड की हैं? मैं इस टाइम 9 ग्रेड में हूँ। अच्छा 9। मिसाल अब देखते हैं कि 17 ग्रेड जो सेक्रेटरीट में बैठा होता है और एक 17 ग्रेड स्कूल की टीचर है,
اس میں ڈفرینس کیوں ہے سیلری میں؟ ہمارے جو 16 اسکیل میں ہیں ان کی سیلریز کم ہے، جبکہ سیکٹریٹ ہو گیا، گورنر ہاؤس کے ملازمین ہو گئے اور بہت سے ہیں ان کی سیلریز زیادہ ہے۔ یہ ڈسپیرٹی اسی لیے دیا گیا تھا، جبکہ مہنگائی کا سامنا سب کو ایک جیسا کرنا ہے، اس دنیا میں حالات سب کے ایک جیسے ہیں، تو پھر ان کو اسپیشلی کیوں دیا گیا ہے، یا پھر انہیں بھی نہ دیتے۔ آپ کی جو آپ کا 16 گریڈ کیوں وہ ہے کم ہے، اس سیلری کیوں کم ہے؟ یہ ہم ان کے چہتے نہیں ہیں، ہمارے ذریعے سے شاید ادھر کچھ جاتا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو کیا کہیں گی حکومت سے اس وقت کیا ڈیمانڈ ہوگا؟ ڈیمانڈ ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں ان کو گرفتار ناجائز کی، انہوں نے چوری نہیں کی، انہوں نے ڈاکہ نہیں مارا، انہوں نے کوئی دہشت گردی نہیں کی، یہ بھی جرم ہے جو ان کو بلا وجہ اپنے حق کے لیے، ہر بندے کا حق کے باہر نکلنا، ان کو بلا وجہ انہوں نے گرفتاریاں دی ہیں، ان کو باہر چھوڑا جائے اور ہمارے مطالبات کو پورا کیا جائے۔ میڈم آپ لوگ نکلے ہیں اس دھوپ میں، اس گرمی میں، کیوں نکلے ہیں؟ ہمارے ناظرین کو بھی تھوڑا بتائیں اصل مسئلہ کیا ہے؟ اپنے مطالبات منوانے کے لیے، اور ہمارے قائدین کو جو انہوں نے حبس بیجا میں رکھا ہوا ہے، مت جیل میں، یہ سراسر زیادتی ہے، اس کے خلاف ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کروانے نکلے۔ صحیح، احتجاج تو آپ نے ریکارڈ کروایا، اور گزشتہ دنوں جو ملازمین تھی اس کے اوپر شیلنگ بھی ہوئی اور گرفتاریاں بھی ہوئی، تو اب کتنی خواتین گرفتار ہے اس میں؟ خواتین تو اس میں نہیں ہیں گرفتار، کیونکہ اس دن صرف میل حضرات تھے، تو لیکن یہ کہ ان کے ساتھ بھی ظاہر ہے ناجائز ہی ہے، یہ ایک جمہوری حق تھا ان کا احتجاج ریکارڈ کروانا یا اپنے ایک پے انکریز کی بات کرنا، اس پر جو ہے ان کو پکڑنا بالکل غیر آئینی ہے۔ ٹھیک ہے، کیا یہ اگر آپ لوگوں کے مطالبات پورے نہیں ہوئے تو کیا کہیں گے؟ تو یہ ابھی مرکزی قائدین جو فیصلہ کریں گے ظاہر وہی ہوگا، مزید احتجاج جاری رہے گا، یہ تالہ بندی اور احتجاج جاری رہے گا۔ ناظرین اس وقت میرے ساتھ سرکاری ملازمین میں سے سلطان شاہ صاحب میرے ساتھ موجود ہے، جو کہ کیسکو لیبر کے سربراہ ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ خواتین کی باتیں آپ نے سن لی، یقیناً ایک دردناک وہ ہے مرحلہ ہے اس وقت، اگر ہم دیکھیں اس کو بلوچستان کو، خواتین کی عزت کی جاتی ہے یہاں پہ، لیکن آج ہماری خواتین جو ہے وہ سڑکوں پہ احتجاج کر رہی ہیں، وہ بھی اپنے حقوق کے لیے، سیلریز کے لیے۔ تو ایک المیہ ہے بلوچستان میں، جتنے بھی ہم ووٹ دیتے ہیں، جتنا بھی نئی حکومتیں آتی ہیں، وہ بلوچستان اور بلوچستان کے لوگوں کی آواز کے لیے جو ہے وہ کہتے ہیں جی ہم اسمبلی میں آواز بلند کریں گے، لیکن اس وقت جو ہے دربدری کا عالم یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی سرکاری ملازمین میں وہ مت جیل میں پڑے ہوئے ہیں، اور ہمارے سرکار کی جو آفیسز ہیں وہ بند پڑے ہیں۔ تو ابھی شاہ صاحب سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر آپ نے دیکھا گزشتہ دنوں جو مظاہرہ ہوا، اور اس مظاہرے میں کافی سارے قائدین آپ لوگوں کے سرکاری جو تھے وہ بند ہو گئے، مت جیل بھیجے گئے، اور آج ہوتا یہ جو خواتین آئی، خواتین نے پروٹیسٹ کیا، اس میں جو ہے ہمارے قوم کے معمار بھی تھی، بچے یعنی بچوں کے مستقبل یہاں پہ کھڑے تھے، وہ پروٹیسٹ کر رہے تھے، تو کیا کہیں گے اس حوالے سے، کیا المیہ دیکھ رہے ہیں بلوچستان؟ محترم، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا ملک ایک جمہوری ملک ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ جمہوریت کا شان رونق ہے ہی یہی احتجاج، جلسہ، جلوس، یہ اس کا مطلب یہ کہ جمہوری ملک۔ اگر کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جمہوریت کے یہ تمام سلسلے ختم ہو، جن کو ان چیزوں سے الرجی ہے اور جن کو ان باتوں سے تکلیف ہوتا ہے، تو ان سے گزارش ہے کہ آئین میں، چونکہ آج کل آئین ان کے ہاتھ میں ہے، جب چاہے جیسا چاہے ترمیم کرتے ہیں، ایک چھوٹا سا ترمیم کر کے اس جمہوریت کے جگہ کوئی اور لفظ لگا لے، بس نہ ہم ان کو تکلیف دیں گے نہ وہ ہمیں تکلیف دے دے، تو اس جمہوریت کو ہٹائے۔ اس لیے کہ ہم ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان، پھر جمہوریت میں یہ سارے سلسلے ہوں گے، اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ مسئلہ ہے بالکل ایک سمپل سا مسئلہ ہے کہ جیسے وفاق کے ملازمین کو جو مراعات دیے گئے وہی مراعات بلوچستان والے مانگ رہے ہیں، جس کا انہوں نے باقاعدہ ہمارے ساتھ وعدہ کیا، ہمارے قائدین کے ساتھ وعدہ کیا کہ ہم وہی مراعات آپ کو دیں گے، لیکن وہ دھوکہ ثابت ہوا، کیونکہ ان کو بیچاروں کو یہ پتہ نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بعد جنہوں نے اپنے سے مشورہ کیا، جنہوں نے ان کو سی پی 47 کے تحت صوبوں کو خود مختاری دی گئی ہے، ہمارے پاس سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، ماربل بھی ہے، ہر چیز موجود ہے، پھر دربدری کیوں ہے؟ ہاں، دربدری یہ ہے کہ جو ہمارے پاس سائل اور وسائل ہے، ان پر قبضہ کسی اور کا ہے۔ انہوں نے اپنے طور پہ جو 2 نمبر کے اور 8 نمبر کے لوگ
47 के तहत हम पर मुसल्लत किए गए, इन बेचारों को किसी चीज का पता भी नहीं है। ये हमारे साथ बात करते हैं, फिर जाकर वो डांट पड़ता है इनको कि तुम कैसे हमारी इजाजत के बगैर से तुम वो सब्जी नहीं ला सकते, और इधर इतना बड़ा फैसला किया। लिहाजा इनके फैसले को फिर रद्द करके मेहनत कशों को एहतजाज पे मजबूर किया। हम नहते लोग हैं, मुलाजिम आपके सामने है मोहतरम, आप समझते हो कि मुलाजिम का क्या हैसियत है, क्या कर सकता है, वो ये एहतजाज कर सकता है। इस एहतजाज को भी इन्होंने जालिमाना और आमिराना डिक्टेटराना तरीके से रोका और हमारे कायदीन को मत जेल भेज दिया। और मत जेल में उन कैदियों को भेजा जाता है जो कत्ल के कैदी हो, डकैती के कैदी हो, दहशतगर्द हो, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पे मजदूरों को भेजा गया। आज भी हम ये कहते हैं कि इस मसले का हल अफ़वाम तफ़हीम के साथ बैठकर जमहूरी अंदाज से हो तो हम इसके लिए आज भी तैयार हैं। जैसे सरफराज साहब कहते हैं कि जी मैं तैयार हूँ, लेकिन वो मुज़ाकरात करने के बाद इख्तियार नहीं रखते हैं। तैयार तो आप हो लेकिन बेख्तियार हो, फिर ऐसे तैयारी को हम क्या करेंगे? बेहतर ये कि आप उसी को लाओ जिससे आपने फिर जाकर अप्रूवल लेना है, हम उनसे बात करेंगे, मसला भी हल होगा। ठीक है जी, बड़ी मेहरबानी। सुल्तान शाह साहब की बातें आपने सुन ली। यकीनन ये मसला ऐसे नहीं है, ये मसला आज का नहीं है, मसला अरसे दराज से चल रहा है। बलूचिस्तान जितनी भी हुकूमतें आए हैं, वादे दावे और वोट लिए या बगैर किसी बस उतरे हैं, तो वो लोग जो है असम्बलियों में बैठ के आवाम की ये तवक्कुआत होती है कि वो हमारे लिए कोई कानून जो है वो कानून साजी करेंगे, लेकिन वहाँ पर सब स्टैक्यू के हवाले से वो फंड लेते हैं और ट्रांसफार्मर वगैरह लगवाते हैं। ये हालांकि उनका काम नहीं है, ये इनके अपने महकमे है। वासा का महकमा है, वो पानी का जिम्मेदार है, और वापडा वगैरह जो है वो बिजली वगैरह का जिम्मेदार है। वो ट्रांसफार्मर वो देगा, वजीर साहब MPA साहब क्यों देगा ये चीज़ें? तो और बाकी जो सड़कें हैं, नाले हैं, उनके भी अपने महकमे हैं, वो कर रहे होते हैं। तो ये लोग वही मदारियों वाला खेल खेल रहे हैं, डंगा 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 वो कर रहे होते हैं, लेकिन आवाम के लिए हकीकी मानों में इकदामात नहीं कर रहे हैं। मौजूदा जो हुकूमत है, उन्होंने जो गुज़िश्ता दिनों जो बजट पेश किया, यकीनन किसी भी अपोजिशन ने उसके ऊपर इतराज़ नहीं किया, बल्कि अपोजिशन की जानिब से जाबित रेकी नामी एक MPA है, कभी कभार जो है उनकी जब बातें अब सुनोगी, कभी असम्बली में प्रोटेस्ट के तौर पर कमीज भी निकालते हैं, और कभी जो है अब वजीर आला बलूचिस्तान को उन्होंने हार पहना दी। जाबित रेकी नामी एक MPA है, कभी कभार जो है उनकी जब बातें अब सुनोगी, कभी असम्बली में प्रोटेस्ट के तौर पर कमीज भी निकालते हैं। इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम्स में किसी और मौजू के साथ आऊँगा। तब तक मुझ जाबिर शाह और मेरे साथ टीम जो मौजूद है उनको, और हमारे साथ अभी इस वक्त मुअज़्ज़िज़ शख्सियत खड़े हैं, और ये मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, और दुआओं में ज़रूर याद रख लीजिएगा।